खुद ही तराशते हैं हम मंजिल की संगे राह, हम वो नहीं है जिनको जमाना बनाया है। नमस्कार, मैं काशिफ अली, आप देख रहे हैं खबर। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे पहले मैं आपको उनका तारुफ कराऊं। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से काफी प्रभावित, आप उनके नाम पे गौर करिएगा। हमारे साथ जुड़े हैं दानिश इकबाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। पहले मैं आपको दानिश इकबाल के बारे में बता देता हूँ कि आखिर ये कौन है, आखिर क्यों दानिश इकबाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दानिश इकबाल का ताल्लुक जो है वो फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी इनका ताल्लुक रहा है, फिलहाल संघ के सदस्य भी हैं। 2007 से 2013 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, कॉलेज अध्यक्ष के रूप में रहे। प्रमुख और दिल्ली प्रांत के सह मंत्री के दायित्व का उन्होंने काम किया। साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के डिबेट सोसाइटी के वो अध्यक्ष रहे 2008 और 2009 में। ये मैं आपको उनके छात्र जीवन का बता रहा हूँ। 2011 में यूथ अगेंस्ट करप्शन कालकाजी जोन के संयोजक के रूप में इन्होंने काम किया। 2015 में, इस पे आप गौर करिएगा, 2015 में यूएई यानी दुबई में राष्ट्रीय स्वयं सेवा स्तर के बौद्धिक प्रमुख के दायित्व का निर्वाह किया। जी, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है दानिश इकबाल के बारे में। दानिश इकबाल एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर आरएसएस में काफी जाने जाते हैं, पॉपुलर हैं। बीजेपी में हालांकि मुस्लिम चेहरे काफी हैं, लेकिन दानिश इकबाल अपनी अलग पहचान इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि ये काफी तालीम याफ्ता है, यानी काफी एजुकेटेड। मेरा जो संघ और बीजेपी के साथ जो मेरा जुड़ाव है वो मेरे छात्र जीवन से शुरू हुआ। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर का जब छात्र था, तब से जो है मेरा जुड़ाव संघ की तरफ हुआ। और मुझे बिल्कुल एक न्यूट्रल तौर पर, जब आपके माइंड में कुछ नहीं होता है, जब आपको नहीं मालूम होता है कि संघ क्या है और कांग्रेस की विचारधारा क्या है, जब आप स्कूल से पास आउट करके जब कॉलेज में आते हो, तो जब आप जो चीज को देखते हो तब आप डिसाइड करते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव प्राप्त किया संघ की विचारधारा को देख करके और एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा को देख करके, तो वो जो मेरे अंदर जो यकीन हुआ संघ और संगठन में जुड़ करके, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो संघ की कार्यशैली थी, जो कार्य पद्धति थी, जो निस्वार्थ भाव से छात्रों के लिए काम करने का जो उनका जज्बा था, तो ये सब जो कारण रहा, तो मेरा जुड़ाव जो है संघ की ओर हुआ। ये जो प्रश्न है आपका, इसी प्रश्न जो लगातार खड़ा होता आ रहा था कि एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो संघ और संघ की विचारधारा से कट्टरता के साथ दूरी बना रखा था। तो ये प्रश्न मेरे बार बार जहन में आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। और जब तक इस देश के अंदर संघ की विचारधारा है और जब तक इस देश के अंदर अल्पसंख्यक लोग हैं और हमेशा रहने वाले हैं, कभी खत्म होने वाली, ना विचारधारा खत्म होने वाली है, ना मुसलमान खत्म होने वाले इस देश से। तो आप जो लकीर आपने खींच रखा है पिछले 70 सालों से, तो उस लकीर को खत्म करने का, उस लकीर को मिटाने का काम किसी ना किसी को करना पड़ेगा। और आप कब तक जो है कांग्रेस के जो तुष्टीकरण की राजनीति है उससे कब तक आप डरते रहोगे। तो ये जो डर, ये जो भय था, उसको खत्म करने के लिए, और मेरा जो विचारधारा संघ की विचारधारा से जुड़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा है वो ये रहा है कि इस लकीर को कम करना, ये जो लकीर है उसको प्रेम में तब्दील करना, नफरत को खत्म करके, डर को खत्म करके, भय को खत्म करके, आपस में अगर कोई समस्या है, मैं मानता हूं कि अगर कोई समस्या मुसलमानों को लेकर के संघ के अंदर है, तो जब तक आप वहां पे जाएंगे नहीं, अपनी बात को रखेंगे नहीं, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नहीं, हमारे संगठन के लोग दूरियां जो है वो बढ़ा नहीं रहे, वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। संघ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुसलमान लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहा है, उन्हें अपनाने का काम कर रहा है।
और जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं, जो आम मुसलमान हैं, उन्होंने कभी संघ का विरोध नहीं किया। उनको संघ की विचारधारा से कोई समस्या नहीं है। उनको तो ये है कि उनको शिक्षा मिले, उनके बच्चे को रोजगार मिले, उनको सही स्वास्थ्य मिले, उनको बुनियादी सुविधाएं मिले। उनका उद्देश्य सिर्फ यह है, ना कि संघ और संघ की विचारधारा का विरोध करना। विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वो करते हैं जिनको अपनी दुकान चलानी है। विरोध वो कर रहे हैं जो सो कॉल्ड मुसलमानों के लीडर कहलाते हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं। वो विरोध कर रहे हैं कि उनके विरोध करने से, चाहे वो उनकी राजनीतिक की दुकान हो, चाहे वो उनकी आर्थिक दुकान हो, वो दोनों चल रही होती है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो लकीर है, जो नफरत की खाई है, ये बढ़ती जाए। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज का जो मुसलमान है, आज का जो युवा है, वो शिक्षित हो चुका है। वो आपके इस माया जाल में नहीं आने वाला है। उसको मालूम चल चुका है कि उसको जो है रोटी चाहिए, उसको मकान चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। और वो काम पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। गरीबों तक गैस पहुंचाया है, गरीबों तक शौचालय पहुंचाया है, गरीबों तक जो है आवास पहुंचाया है। और ये गरीब कौन है? गरीब कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता है। गरीब वो होता है जो इस देश के अंदर रहता है, इसकी आर्थिक जो है स्थिति सही नहीं होती है। तो ये चीज आप समझिए। देखिए, सच बताऊं मैं आपको तो, हाँ, शुरुआत में जब मैं छात्र जीवन में था, संघ से जुड़ा, तो थोड़ा अनुभव आया था। और लेकिन अब जो मेरा अनुभव आ रहा है पूरे देश भर से, बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है, बहुत पॉजिटिव अनुभव आ रहा है। आज के वर्तमान समय में मुसलमान जो है क्योंकि सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। मुसलमानों को पिछले 70 सालों से शिक्षा से वंचित रखा गया। चंद मुसलमानों को टिकट देकर के कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा तो पहुंचाया, लेकिन जो उनकी बुनियादी सुविधाएं थी उनका अभाव करके, उनको अशिक्षित रख करके, उनको अपना वोट बैंक बना करके इस्तेमाल किया। अब वो जो वोट बैंक है वो अब खत्म हो रहा है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि ये चुनाव जो है किसी संप्रदाय, किसी समुदाय का चुनाव नहीं था, ये लोकतंत्र का चुनाव था, देश की जनता का चुनाव था। नहीं, बिल्कुल। मैं जिस विचारधारा को और जो मेरी जिस 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 जिन लोगों को मैं जो हूँ अपना आदर्श मानता हूँ, महात्मा गांधी, अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनके इनके बताए हुए रास्ते पे इनका जो पूरा जीवन रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जो जीवन रहा है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति की जो बेसिक जो सुविधाएं हैं उसको फुलफिल करना, ये राजनीति पे चलेंगे हम। और लोगों के बीच में प्रेम बांटना, लोगों को लेकर के चलना। मेरे लिए धर्म एक आस्था का सवाल है, मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मैं किसी भी धर्म में जन्मा हूं, ये मेरे हाथ में नहीं होता है। लेकिन मैं इस देश के अंदर जितने भी धर्म है, जितनी भी आस्था है, सबका सम्मान करता हूं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि किसी भी विषय को, किसी भी घटना को या किसी भी डेवलपमेंट को धर्म के आधार पर, जातिवाद के आधार पर कैटेगराइज नहीं करने देंगे, और ना मैं कभी करूंगा। और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीत करके ही अपना रास्ता आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा के चुनाव में हमने पूरे दिल्ली के लोकसभा क्षेत्रों में हम गए और वहां पे जो है काफी अनुभव प्राप्त हुआ। वहां पे लोगों का जो जुड़ाव था मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर जो लोगों की सहमति थी, वो तो चुनाव के माध्यम के परिणाम से दिख चुका है। और सरकार ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में, उसी काम को हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी हमारी सरकार बने और उसी प्रकार से हमारा काम जो है दिल्ली में हो। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और हम सब कार्यकर्ता, मैं आपको बताऊं, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला और उसके बाद कल शाम से ही वो अगले जो चुनाव होने वाले हैं प्रदेशों में, उसकी रणनीति पे वो बैठक करना शुरू कर दिया। तो ये जो विचारधारा है, ये जो कर्मठता है, ये जो कार्य करने की शैली है, इस शैली की वजह से जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली, उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी के कारण ही हम आज सफलता प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, 30 तारीख को हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण किया, 1 तारीख को सारे मंत्रियों ने पदभार का ग्रहण किया
और 1 तारीख के शाम से ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सारे कार्यकर्ता आगामी चुनाव के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारी रणनीति बनना शुरू हो गई है। हमारे सारे कार्यकर्ता हर विधानसभा में जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, लोगों से जुड़ना हो रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जीतेंगे। और जिस प्रकार से लोकसभा में हम जीते हैं उसी प्रकार से हम जो है विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। और हमारा जो मुकाबला है वो आप देखिए, जो पार्टी 70 में 67 सीट जीत करके आई थी उस पार्टी को लोकसभा में जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वो 58% वोट मत से सीधे 18% वोट मत पे आ गई है। तो उनसे हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। जनता ने उनका चेहरा देख लिया है। जनता ने जिस आशा, जिस आकांक्षा के साथ आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था सरकार बनाने के लिए, वो उस पर खड़ी नहीं उतरी है। जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। जनता इस बार विधानसभा चुनाव में फैसला करेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में जो मिथक था कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से दूर है, वो मिथक समाप्त हो चुका है। मुसलमानों ने दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और मोदी जी के जो कार्य रहे हैं उसमें वो उनको जो है उसमें उन्होंने सहमति जताई है वोट दे करके। विधानसभा चुनाव में हमारे लिए चाहे वो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हो, चाहे कोई भी विधानसभा हो, हमारे लिए सब बराबर होती है, सबकी हमारी रणनीति एक होती है। लेकिन हाँ, इस बार के जो लोकसभा चुनाव में जिस क्षेत्र का आपने जिक्र किया, ओखला विधानसभा का, वहां से भी जो मुस्लिम आबादी के क्षेत्र है वहां से भी काफी अच्छी संख्या में गौतम गंभीर जी को वोट मिले हैं। और इस बार जो है हम ऐसा हमें लगता है कि इस बार जो ओखला विधानसभा होगा उस विधानसभा में भी हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे वहां पे जीतने का। जबकि हमने ओखला में कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीता है, लेकिन इस बार हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग हर जगह लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और जो वहां की जनता है उसका जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही आनंद करने वाला है, बहुत ही आनंदमय है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि लोकसभा और विधानसभा में, ओखला विधानसभा में हम जीत के आएंगे।